नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी क्लास इंडियन पॉलिटी में आज की टॉपिक है आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न। आज हम 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दें कि मेरे सिलेक्शन में इस बुक का काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए मैं आप सभी को बार बार इस बुक को पढ़ने के लिए कह रही हूँ। एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक अवश्य ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। आंसर होगा संसद के द्वारा। आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो यह शब्द है हृदयनाथ कुंजरू का। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही लगाया जा सकता है। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं कौन कौन सी हुई हैं, यहाँ पर एक साथ हम देखेंगे। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 या फिर यूपीएससी एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है, पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की उद्घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अगला पॉइंट है, आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। यानी तीसरी आपात घोषणा कब हुई, तो आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध यानी कि वार, बाह्य आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल अग्रेशन अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 355, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आंसर होगा अनुच्छेद 356। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों जो कि अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है, तो अनुच्छेद 359 के तहत। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। आंसर होगा 1 माह। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। आंसर होगा पंजाब में। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से ध्यान देंगे। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन स्वतः ही समाप्त हो जाता है और केंद्र यानी कि सेंटर ही राज्य सूची के विषय पर भी विधि यानी कि कानून का निर्माण कर सकती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है, जिसे हम देख चुके हैं पीछे।
राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। प्रश्न इससे बार बार एग्जाम में बने हैं। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। अगली टॉपिक हम देखेंगे वित्त आयोग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंस कमीशन जिसे कहा जाता है। वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको एग्जाम में एक भी पॉइंट मिस ना हो। टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए बस आपको इतना ही बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। वित्त आयोग की संरचना देखेंगे हम यहाँ पर। अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? वित्त आयोग के सदस्य अलग अलग एक्सपीरियंस वाले होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैसे सदस्य जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। नंबर 2 देखेंगे सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इसका सदस्य होता है। अगला सदस्य होता है वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। एंड लास्ट देखेंगे आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति इसका सदस्य होता है, यानी कि वित्त आयोग का सदस्य होता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है वित्त आयोग का। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा। भारत के अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो आंसर होगा वित्त आयोग की संस्तुति से। वित्त आयोग के मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र तथा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर वित्त आयोग का प्रमुख कार्य बताया गया है जो कि केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा इसका समाधान किया जाता है। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग करता है। अगला पॉइंट देखेंगे सामान्य रूप से भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। बॉक्स में दिए गए पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे से एक एक लाइन को आपको ध्यान में रखना है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? आंसर होगा वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग की संरचना देखेंगे। अध्यक्ष का नाम ही आपको इसमें याद रखना है। एन.के. सिंह है इसके अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के। एक साथ यहाँ पर भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं जिसमें कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट ही याद रखना होता है। तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी हैं जो कि 1952 से 57 तक इनका कार्यकाल था। वित्त आयोग का गठन पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। बस इतना ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी बनाए गए थे और इनका कार्यकाल 1952 से 57 तक था। एंड लास्ट आपको याद रखना है 15वें वित्त आयोग, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा हो। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं और इनका कार्यकाल 2020-21 से शुरू होकर के 2026 तक चलेगा।
जिसका गठन, यदि प्रश्न पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो 2017 में हुआ था। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली टॉपिक हमारी होगी नीति आयोग, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।